एनएलपी एक टेक्नोलॉजी है। ओके, हाँ। और उसको फिर उसके लिए बहुत से अलग अलग टेक्निक्स बनाएगी। फंडामेंटल टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए ओके, और एक टेक्निक आपने पकड़ लिया तो लाइफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत आसान हो जाता है। एनएलपी के 3 जनरेशंस बने। तो बिलीफ सिस्टम अगर टॉक्सिक हो जाती है तो पहले हमारे बॉडी को नुकसान करती है, ओके, फिर हमारे संबंधों को नुकसान करती है, फिर हमारे प्रोफेशनल लाइफ को, बिजनेस लाइफ को भी नुकसान करती है। कि मैक्सिमम जो सोल्जर्स थे उनका मेंटल एज 12 पे आके रुक गया था। शरीर 30 का था लेकिन वो 12 साल के बच्चे ही थे। उसे कहते हैं मेंटल एज फिक्सेशन। कि प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम डिफाइन इज हाउ प्रॉब्लम सॉल्व। पहला पिलर है आउटकम, दूसरा पिलर है रैपो, तीसरा पिलर है ऑब्जर्वेशन, चौथा पिलर है फ्लेक्सिबिलिटी और पांचवा पिलर है यू, जो आप कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में। ये दुनिया मैकेनिकल लॉ से चलती है पर ये दुनिया बड़ी घड़ी की तरह है। घड़ी के हम सब पुर्जे हैं। पुर्जे ठीक से काम करते हैं ना, ये दुनिया नाम की घड़ी बहुत ठीक से चलती है। मिलिट्री में उनको पूछा गया कि आपने ऐसे कैसे मारा इतने लोग? बोले वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो तो ऊपर से आदेश आया था, हमने आदेश का पालन किया। न्यूटन हो या कार्ल मार्क्स हो या सिगमंड फ्राइड हो या हिटलर के सेनापति हो, वो बोल रहे वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम आउटर कारण बोलते कि नहीं नहीं बाहर प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक ही हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं दुनिया में, बस मुझे सिचुएशन ठीक से नहीं मिली। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं। हमारे अंदर जो रियल इंटेलिजेंस है, एनएलपी वहां काम करते, स्पेशली फिल एनएलपी जो बात कर रहा हूं, जो लर्निंग नहीं करता है, जो रीलर्निंग नहीं करता है, उससे मैं इनलिटरेट कहूंगा। पढ़ने आना, बोलने आना, लिखने आना लिटरेसी नहीं मानता हूं। इमेजेस, साउंड्स, फीलिंग्स एंड वर्ड्स, ये 4 ही चीजें हैं, इसके आधार पे सब कुछ खड़ा है। द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स इज अ क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिजाइन योर लाइफ में। आज के हमारे जो गेस्ट है वो बहुत ही खास है, मिस्टर रंजीत पाटिल, जो एक लाइफ कोच है। एनएलपी में उनकी मास्टरी है। काफ़ी सालों से वो एनएलपी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रंजीत जो है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं और पिछले 20-25 सालों से हमारी दोस्ती है। लगभग 2000 के आसपास मैंने पहली बार रेकी किया। उसके बाद रेकी के कितनी सारी डिग्रियाँ, सेहिकिम, प्राणिक हीलिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, भावातीत ध्यान, काफ़ी सारे, हिप्नोसिस है, एनएलपी है। तो मेरे लाइफ में ये जो सारी चीज़ें आई है उसके पीछे रंजीत का बहुत बड़ा हाथ है। उस समय मैं ये बात कर रहा हूँ 2000 के आसपास की। उस समय जब मैंने पहली बार रेकी की डिग्री ली, तो उसके बाद रेकी को बहुत हम मजाक भी उड़ाते थे कि यार ये तो रेकी नहीं, इसको तो ये तो फेकी है, कुछ नहीं होता है इससे। फिर भी दूसरी डिग्री ली। देर सवेर पता चला कि नहीं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ ये सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले तो मैं मेरे जो ये दोस्त है जिनकी वजह से मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें आई है, उसके लिए मैं मतलब दिल से उनका थैंक यू कहता हूँ कि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें आई है। ये सारी चीज़ों के साथ जब मैं उसे देख रहा हूँ, उसके साथ रह रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी आई, आज भी आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो है वो उसके साथ तब से लेके आज तक जुड़ी हुई है, वो है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद उसने काफ़ी सारे मास्टर्स के पास जाके 8-10 लोगों के पास से उसने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मास्टर से एनएलपी सीखी और उसके बाद खुद का एक फील्ड एनएलपी डेवलप किया। तो आज मिस्टर रंजीत पाटिल से आज हम समझेंगे ठीक से कि एग्जैक्टली एनएलपी क्या है, एनएलपी कहाँ से शुरू हुई। मैं कहूँगा कि एक एनएलपी के ऊपर का ये मास्टर क्लास होगा, तो नोटपैड और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एनएलपी क्या है वो नहीं समझने वाली है, सिर्फ रंजीत पाटिल के लाइफ के बारे में नहीं जानने वाले हैं। तो एनएलपी क्या है, एनएलपी के पिलर्स क्या है, एनएलपी में हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, बिजनेस, सारे कंपोनेंट में एनएलपी का किस तरह से फायदा हो सकता है, ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। रंजीत, वेलकम डिजाइन योर लाइफ में। थैंक यू विकास, थैंक यू।
सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि एनएलपी क्या है, एनएलपी आपके नजर में क्या है? एनएलपी को समझने के पहले हमें कुछ फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरह से दुनिया बदल रही है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद इतनी ज्यादा चीजें मार्केट में है, यूट्यूब पे इंटरनेट के माध्यम से पहुंची, तो बहुत कंफ्यूजन है। हम ग्लोबल और लोकल दोनों कल्चर के फ्यूजन में है, ग्लोकल में है अभी। ओके। इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया ग्लोकल बन चुकी है। ग्लोबल का ग्लो और लोकल का कल, ग्लोकल बन चुका है हमारा कल्चर। एनएलपी क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नियर बाय 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ। साइंस कहता है कि हमारे पास सोचने की क्षमता विकसित हुई 70,000 साल पहले। उसके पहले हम एनिमल्स की तरह ही जीते थे। एनिमल्स के पास आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 बेसिक इंस्टिक्ट्स है, प्रेरणा है, हमारे पास भी थी। लेकिन एनिमल्स से जो हमें अलग करता है हमारी सोचने की क्षमता है। ये जो प्रीफ्रंटल है हमारा, यहां से हमारे पास सोचने की क्षमता आई। राइट। तो एनिमल से हम बहुत ज्यादा अलग हो गए बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग एबिलिटी, क्रैनियल कैपेसिटी की वजह से हम बहुत ठीक से सोच पाए। और पूरी मानवीय सभ्यता का जो इतिहास है, इस दुनिया में आज इतने शक्तिशाली स्पेसीज बन गए, होमो सेपियंस, बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की जो क्षमता है, उसके वजह से आज हम यहाँ हैं। आज हम मंगल ग्रह पे जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। राइट। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सोचने का एक तरीका है। वाह। जैसे कि आज हम 4K की बात करते हैं, 8K की बात करते हैं, तो जितना हमारी सोचने की क्षमता शार्प होगी उतना हम अपने आउटर वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये जो क्लियर सोचने की जो क्षमता है, एनएलपी एक उसकी टूल है, एक टेक्नोलॉजी है। हाउ टू थिंक क्लियरली, HD थिंकिंग 1080 मिनिमम एटलीस्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपकी सोचने की क्षमता क्लियर हो, क्योंकि कोई भी चीज 2 बार बनती है, पहले आपके विचारों में, फिर बाहर की दुनिया में। लेकिन आज मैं जब देखता हूं कि दुनिया में थॉट लिटरेसी ही नहीं है। हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग की जा रही है, इतनी इंफॉर्मेशन हर रोज मिल रही है हमें, कि उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे। हमारी थिंकिंग की एबिलिटी बहुत ब्लर हो चुकी है। तो आजकल मोबाइल में ब्लर ऑप्शन कंपल्सरी आ रहा है, वैसे हमारी थिंकिंग के साथ भी ये ब्लरनेस आ गया है। तो ऐसे ग्लोकल में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की दुनिया में एनएलपी एक वरदान है। ओके। आपको शायद अतिशोक्ति लगेगी, लेकिन सच में वरदान है। क्योंकि मैं इस विचारों की जो दुनिया है, इसका सुपरमार्केट में पिछले 30-35 सालों से घूम रहा हूं। कितने विचारों को मैंने पढ़ा है, समझा है, लेकिन आज भी जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो एनएलपी जैसा कोई टूल, नॉलेज बॉडी मुझे आज भी नहीं मिली है। इतनी स्पष्ट, इतनी प्रैक्टिकल, अगर आप उसे समझ जाओ तो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? एक तरीका है सोचने का, क्लियर सोचने का तरीका है। ओके। इसमें 3 शब्द आते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एन का मतलब है हमारे नर्वस सिस्टम, जो मैंने पहले बात की था, हमारे नर्वस सिस्टम है, प्रीफ्रंटल है। तो एल का मतलब है लैंग्वेज, लैंग्वेजिंग। आज अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखोगे तो 10 लाख शब्द है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो हमने 7,000 लैंग्वेज डेवलप कर ली वर्ल्ड में। ओके। आज अभी 7,000 प्लस लैंग्वेजेस पूरे वर्ल्ड में है। लैंग्वेज क्या है? ध्वनि है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हिंदी में बात कर रहा हूं, ये हिंदी ध्वनि है। हम इंग्लिश में बात करते तो इंग्लिश ध्वनि है। मराठी में कोई बात करता तो वो मराठी ध्वनि है। तेलुगु में कोई बात करता वो ध्वनि है। एनएलपी, ये जो हमारे अंदर ध्वनि हम पैदा कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड यूज करने का एक तरीका है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज दुनिया की। एनएलपी वो दृष्टि देते कि ये जो हमारे अंदर ध्वनि को समझने की एबिलिटी, जिसे हम थिंकिंग कह रहे हैं, एनएलपी उससे अल्ट्रा शार्प कर देते हैं। चाहे आप तमिल सोचते हो, चाहे आप इंग्लिश सोचते हो, चाहे आप गुजराती सोचते हो, वो एक आपको सोचने का स्ट्रक्चर्ड ढांचा देता है। ओके। क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत पहले विचारों में होती है, विचारों में ही खत्म होती है। इस दुनिया में जो कुछ होता है वो हमारे पहले विचारों में होता है और विचारों में ही खत्म होता है। अच्छा। अगर हमें विचारों के बारे में क्लैरिटी आ जाए तो उससे बढ़िया इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। हाँ। तो यल जो है, लैंग्वेज जो है, वो स्पष्ट विचार करने की क्षमता है। और प्रोग्रामिंग का मतलब है हमने हमारे नर्वस सिस्टम में जो कुछ हमने सोचा है उसकी रिकॉर्डिंग है।
ओके। प्रोग्रामिंग का मतलब रिकॉर्डिंग्स है, हमारे अंदर जो कुछ रिकॉर्डिंग्स पड़ी है वो हमारा भविष्य है, ब्लूप्रिंट है हमारा। ओके। जितने हमारे अंदर रिकॉर्डिंग क्लियर होगी, हमारी लैंग्वेज क्लियर होगी, उतना हम अपने भविष्य को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, वेलबींग को एंजॉय कर पाएंगे। ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि सबसे बड़ा एपिडेमिक है आज की दुनिया में मेंटल वेलबींग। ओके। आज सबसे बड़ा जो चैलेंज हो चुका है मेंटल वेलबींग है, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग हो रही है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। आप सिर्फ ज्योतिष पे देखने जाओगे तो हजारों लोग ज्योतिष पे बात कर रहे हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हजारों वीडियोज और कॉन्ट्रोडक्टरी वीडियोज है। किसको सच माने किसको झूठ माने, ये समझना हमारे लिए बहुत हार्ड हो गया है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन के जंगल में एनएलपी एक वरदान है। अगर आप ठीक से एनएलपी को समझते हो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को समझते हो कि आपको आपके नर्वस सिस्टम का कैसे उपयोग करना है, आप अपने अंदर जो ध्वनि निर्माण कर रहे हो जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं उसका कैसे उपयोग करना है, और उसके आधार पे हमारे अंदर प्रोग्रामिंग कैसे पैदा करनी जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो हमारे अंदर ठीक से प्रोग्रामिंग करने का जो आर्ट एंड साइंस है वो है एनएलपी। जैसे आज हम कहीं घूमने जाते हैं, 8 दिन के लिए हम घूमने जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हम पूरा प्लानिंग करते हैं 8 दिन में हम कहाँ जाएंगे कहाँ रुकेंगे, सब बुकिंग करते हैं, ट्रेन हो फ्लाइट हो बुकिंग करते हैं, अपने सब एटीएम कार्ड देख लेते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर लेते हैं, 7-8 दिन की प्लानिंग के लिए पूरा प्लानिंग होता है। लेकिन क्या हम लाइफ के बारे में सच में प्लानिंग करते हैं? हम लाइफ को बहुत कैजुअली लेते हैं, स्पेसिफिकली एशियन और इंडियन कंट्री में चीजें बहुत हम कैजुअली लेते हैं। एनएलपी कहते हैं उसके पीछे फंडामेंटल धारणा है हमारी बिलीफ सिस्टम्स। कबीर ने कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अब नहीं करेगा बावरे करेगा कभी, प्रलय आ जाएगा। पर हमारे भारत में तो नोशन ही है 7 जन्मों का नोशन से शुरुआत होती है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि कल करे सो आज कर, नहीं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी जब जीना हो बरसों। तो भारत के मनस में जो बिलीफ सिस्टम से जो धारणाएं हैं, एनएलपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है धारणा का, जो लिंग्विस्टिक का पार्ट आता है धारणा बिलीफ सिस्टम। आज हमारे 5000 साल के इतिहास में भारत के हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अगर हम फाइनेंशियली बात करें, पर अमेरिका का जन्म होकर सिर्फ 300 साल हुआ है। भारत में जब नागपुर पैदा हुआ था महाराष्ट्र में, तब अमेरिका पैदा हुई। 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये फर्क क्यों आया है? ये फर्क जो आया है वो सोचने के पद्धति से आया है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई टॉक, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड। मैं किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। एनएलपी कहते हैं नॉलेज कभी जनरलाइज नहीं होता है, नॉलेज एज ए कॉन्टेक्स्ट। तो आर्थिक निकष पे अगर बात करना है, क्योंकि दुनिया में पैसा एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आउटर वर्ल्ड में, तो हमारे भारत में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में जो बिलीफ सिस्टम का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आज हम इतनी पुरानी संस्कृति होने के बाद भी हमारी इकोनॉमी उस लेवल पे ग्रो नहीं हुई जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। साइंटिफिक एविडेंस ये कहते हैं कि भारत का जीन्स वन ऑफ द बेस्ट जीन है वर्ल्ड में। जीनोम प्रोजेक्ट में समझ में आता है कि भारत का जो जीन है वो सबसे रिफाइंड जीन है। बट व्हाई वी आर नॉट प्रोडक्टिव? क्योंकि हमारे पास अभी वो सोचने की क्लियर क्षमता हमें नहीं दी गई है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं दी गई, या हम उसे समझ नहीं पाए। ओके। तो एनएलपी वो सोचने की क्षमता विकसित करने का एक टूल है, क्या नहीं सोचना और क्या सोचना, उसको एक क्लियर कट रोड मैप देता है। हम रास्ता किसे कहते हैं? जिसकी 2 बॉर्डर्स क्लियर होती है। तो एनएलपी आपको सोचने के लिए क्लियर रास्ता देता है। ओके। तो मेरे लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब वही है, 2 ही प्रश्न है, मुझे क्या चाहिए उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। ओके। हाँ। तो एनएलपी उसी की बात करती है। उसे एनएलपी कहते हैं आउटकम। ओके। एनएलपी का अगर आप सच में समझना चाहते तो पहली बात एनएलपी में वही आएगी कि व्हाट यू वांट। एनएलपी उसके बारे बात ही नहीं करते पहले। ओके। आप दिन शुरुआत करो तो आज मुझे दिन से क्या, दिन में मुझे क्या चाहिए, आप किसी को मिलने जाते तो मुझे क्या चाहिए। तो एनएलपी एक फ्रेमवर्क देती है सोचने के लिए। ओके। और वो फ्रेमवर्क जितना क्लियर होगा उतना आपका भविष्य क्लियर होगा। ओके। और आज हमारे फ्रेमवर्क ही फ्रेगमेंटेड है। ओके। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे अंदर घुस गई है और हम उसको ठीक से सोच ही नहीं पा रहे हैं। और मानवीय सभ्यता में पहली बार ऐसा है कि इतनी ज्यादा रिफाइंड इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ऑडियो विजुअल्स इतने क्लियर है, जिस सब्जेक्ट पे चाहिए उस सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। राइट। अभी ऐसे सिचुएशन में
हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम थॉट लिटरेसी पे काम करें। मेरे लिए एनएलपी थॉट लिटरेसी है। ओके। अभी मैं इंटरनेट पे देख रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। आप जाके देखिए यूट्यूब पे, ब्लैक स्क्रीन 24 आवर्स, ऐसा एक यूट्यूब चैनल है। ब्लैक स्क्रीन 24 आवर, काला पर्दा है 24 आवर्स। 5.5 करोड़ लोगों ने वो देखा है। ब्लैक स्क्रीन 24 आवर्स, 5.5 करोड़ लोगों ने देखा है। मुझे लगा यार ये एक्सीडेंटल हो सकता है। मैंने देखा व्हाइट स्क्रीन 24 आवर्स, 6.5 करोड़ लोगों ने देखा है। हम ऐसे सभ्यता में हैं जहां करोड़ों लोग सिर्फ व्हाइट स्क्रीन देखने के लिए टाइम लगा रहे हैं, ब्लैक स्क्रीन देखने के लिए टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस बहुत बुरी तरह से स्कैटर्ड हो गई है। ऐसा लगता है कि मानवीय सभ्यता जा कहां रही है। तो ऐसे इस तूफान में, विचारों के तूफान में, हमें क्लियर रोड मैप चाहिए, ऐसी नॉलेज बॉडी चाहिए जो मेरे लाइफ की मीनिंग मुझे दे। मैं जो कर रहा हूं मुझे उसके लिए क्लियर रोड मैप दे, मुझे क्लियर सोचने की एक लाइट हाउस मिले जहां मैं क्लियर सोच पाऊं और अपने लाइफ के साथ अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। तो जो आप ये कह रहे हो कि एनएलपी जो है वो आपको एक रोड मैप क्लियर कट देती है। एब्सोल्यूट क्लियर कट रोड मैप देती है। स्टेटमेंट में भी एग्जैगरेशन लगेगा, लेकिन अब जब एनएलपी को डीपली समझोगे, यू कांट फूल योरसेल्फ। राइट। तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके टेक्निक्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। मैं ये पहले ये जानना चाहता हूँ कि एनएलपी की शुरुआत कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुई, एनएलपी के जनरेशंस क्या है, आज कौन सा जनरेशन चल रहा है, पीछे जो अभी 2 जनरेशंस हुए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, इसे थोड़ा सा डिकोड कीजिए। तो हमने देखा एनएलपी क्या है, एक ऐसी नॉलेज बॉडी है जिसमें आप क्लियर कट सोच पाओ और आप अपने ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर पाओ, आप जो करना चाहते हो कर पाओ। उसके लिए थिंकिंग टूल है, क्लियर सोचने का एक तरीका है, लाइफस्टाइल है। ओके। अभी एनएलपी जब डेवलप हुई थी, 1980s में एनएलपी डेवलप हुई, उसमें डिटेल में जाता नहीं हूं। आप अगर चैट जीपीटी पे जाओगे, गूगल पे डालोगे, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। राइट। तो मैं यहाँ उस पर बात करने का कोई बहुत सारे वीडियोस, उस पर कोई प्रासंगिकता नहीं मेरे लिए। तो एनएलपी के 3 जनरेशंस बने। पहला जनरेशन जो था वो बात करता था सिर्फ आपके आउटर कॉन्ग्रुएंसी पे, हार्मनी पे, कि आपकी बातें और आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिसे कहते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेइंग एंड डूइंग। आपकी कथनी और करनी में तालमेल दिखना चाहिए, बाहर की दुनिया में दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। जो रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर ने जो पहली बार एनएलपी, क्लासिकल एनएलपी कहते हैं, क्लासिकल कोड कहते हैं उसे, तो उसमें सिर्फ सेइंग डूइंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम किसी के लिए संभ्रमित क्यों होते हैं, उसकी बातें और उसका बिहेवियर में तालमेल नहीं होता, तो मेंटल संभ्रम पैदा हो जाता है। वो जो बोल रहा है और उसके एक्शन में वो जो कर रहा है, जिसमें जब तालमेल नहीं होता है तो हमारे मन में मेंटल इल्यूजन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले जनरेशन ने सिर्फ सेइंग और डूइंग पे ही काम किया। हम उसे बोलते हैं इंटीग्रिटी, कॉन्ग्रुएंसी। बॉडी लैंग्वेज के 3 कैटेगरी समझ सकते हो। हम उसे कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, हम हाथ यूज करते हैं, गेस्चर्स, और मैं जिस पोजीशन में बैठा हूं मेरे पैरों का यूज करूं, उसे कहते हैं पोस्चर्स। फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स एंड पोस्चर, उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अभी जो मेरी चेहरे के भाव है, मेरे जो हाथ है, मेरे जो पैर है, इसके साथ मैं जो भाषा यूज कर रहा हूं, मेरे टोन है, मेरा टोन की क्वालिटी है और वर्ड्स है, इसमें संगीतमयता होनी चाहिए। राइट। उससे कहते हैं एनएलपी में कॉन्ग्रुएंसी, इंटीग्रिटी। राइट। आई एम टॉकिंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग व्हाट आई एम टॉकिंग। ये जो कॉन्ग्रुएंसी है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया एनएलपी में, पहले जनरेशन में, कि मेरे जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, मेरे हाथों के एक्सप्रेशंस हैं, मेरे पैरों के एक्सप्रेशंस हैं, मेरा जो टोन है, क्वालिटी ऑफ द टोन है, और जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं हिंदी में, इंग्लिश में, वो 5 चीजें हार्मोनी में होना जरूरी है। तो पहले जनरेशन के एनएलपी ने 5 चीजों पर ज्यादा फोकस किया, क्वालिटी ऑफ द टोन, वर्ड्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड पोजीशन एंड लेग पोजीशंस। ये 5 चीजें संगीतमय हो, किस पे उन्होंने ज्यादा काम किया। बढ़िया। नेक्स्ट जनरेशन, अभी जब देखा कि लोगों में वो, जब ये नॉलेज बॉडी आई, उनके 5 चीजें कॉन्ग्रुएंसी में आने लगी, हार्मोनी में आने लगी, तभी लगा और कुछ मिसिंग है। जो एनएलपी डेवलपर्स थे,
काफी लोगों ने मिलकर एनएलपी डेवलप किया, 32-40 लोग हैं जिन्होंने एनएलपी नॉलेज बॉडी डेवलप की है। तो उनको लगा नहीं और ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तो हार्डवेयर की बात है, सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए। तो दूसरे जनरेशन ने बात की, वो बात करते हैं कि वैल्यूज एंड बिलीफ्स की। ओके। दो शब्द आते हैं जनरेशन में, वैल्यूज एंड बिलीफ्स। वैल्यूज का मतलब होता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, और बिलीफ्स का मतलब होता है व्हाट इज ट्रू फॉर मी, मुझे महत्वपूर्ण क्या है और मुझे सच क्या लगता है। हाँ। ये दो वैल्यूज एंड बिलीफ्स पे काम करना शुरू कर दिया दूसरे जनरेशन में। ओके। तो वैल्यूज सेट जो है, बिलीफ्स, आज जो पूरे वर्ल्ड में जो कंफ्यूजन, वैल्यूज और बिलीफ्स के कंफ्लिक्ट्स है। मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगता है, आप देखिए भारत का अगर इतिहास देखोगे बड़े आश्चर्य की बातें मिलेगी आपको। 5000 साल के इतिहास में भारत ने एक बार भी आक्रमण नहीं किया किसी देश पे, नॉट अ सिंगल टाइम हमने खुद होकर आक्रमण नहीं किया। ये भारत, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की वैल्यूज थी। अच्छा। ब्रिटिश जब पहली बार भारत में आए तो उन्होंने देखा कि ये इतने शक्तिशाली लोग, इतने बुद्धिमान लोग, इतने पीसफुल कैसे रह रहे। तो उन्होंने देखा क्या करे, उनके थिंकर्स बैठे क्या करे, क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि इनके प्रॉब्लम, इनकी एजुकेशन सिस्टम जो है गुरुकुल पद्धति, वो वैल्यू दे रही है और वैल्यू सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने पहले गुरुकुल सिस्टम की वैल्यू सिस्टम तोड़ी, एजुकेशन जो हमें वैल्यू मिलती थी, हमारी वैल्यूज तोड़ दी उन्होंने, जिसकी वजह से देश को गुलाम करना बड़ा आसान हो। इतने बुद्धिमान लोग, इतनी प्रतिभाशाली संस्कृति, क्योंकि उनकी वैल्यू सिस्टम तोड़ी गई। आज भी भारत में हम देखते हैं हमारी वैल्यू सिस्टम ही टूटी हुई है। भारत में देखोगे आप, अगर इंटरनेट का डाटा देखोगे 70% इंटरनेट पॉर्न के लिए यूज किया जा रहा है। एक ऐसी सभ्यता जिसने इतने बड़े थिंकर्स दिए, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण जैसे लोग यहाँ आए, लेकिन हमारी वैल्यू सिस्टम जानबूझ के तोड़ी गई है प्लानिंग के साथ। तो दूसरा जनरेशन वैल्यूज और बिलीफ्स में कैसे तालमेल किया जाए, कैसे री इंटीग्रेशन किया जाए, उस पे बात करता है। ओके। अब बिलीफ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जैसे आपने वैल्यूज के बारे में बात की, बिलीफ क्या होता है? बिलीफ का मतलब होता है धारणाएं। धर्म की व्याख्या करते हैं सनातन परंपरा में, जो आप धारण करते हो वो धर्म हो जाता है। ये धारणा जो है, अगर आप ठीक से देखोगे, आप बुद्ध के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, बुद्ध से हम क्या ले सकते हैं? हम उनके से विचार ले सकते हैं। बिल्कुल सही। जो विचार हम मानने लगते हैं, ये मेरे विचार हैं, तो हमारी वो धारणा बन जाती है। और धारणाएं जब बहुत गहरी चली जाती है, वो कन्विक्शन बन जाते हैं। तो धर्म के नाम पे लोग मरते भी है, मारते भी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आतंकवाद से भी ज्यादा वायलेंस होता है जब आपके कन्विक्शन देश के लिए बन जाते हैं, नेशनलिटी के साथ जब आप बहुत ज्यादा, आपकी धारणाएं बहुत रिजिड हो जाती है, तो वो धार्मिकता से भी ज्यादा नुकसान करती है। तो बिलीफ सिस्टम का मतलब एक ऐसा विचार जिसको मैंने सच माना है और वो इतना सच हो गया, वो मेरा कन्विक्शन बन गया। फॉर एग्जाम्पल, मनोविज्ञान ये कहता है, कोई व्यक्ति जाके बॉम्ब लग के खुद को उड़ा देता है, ये कैसे संभव है? उसे पता है कैसे संभव है। वो बोलते हैं वो बिलीफ सिस्टम को कन्विक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से 15 साल लग जाए। 10 से 15 साल उस व्यक्ति को कंटिन्यू रिपीटेशन दिया जाता है, तुम्हें धर्म के लिए मरना है, तुम्हें अपने देश के लिए मरना है। 10-15 साल के बाद आतंकवादी मानसिकता तैयार होती है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो। मैं किसी धर्म की टिप्पणी नहीं करना चाहता। धर्म का मतलब होता है वैल्यू सिस्टम्स, वैल्यूज। तो उसके आधार पे बिलीफ्स बनते। बिलीफ्स का मतलब ऐसा विचार जिसको आपने हजारों बार रिपीट किया है, बिल्कुल, तो उसे बिलीफ्स कहते हैं। अब ये बिलीफ से हमारे गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि समय जिस स्पीड से बदल रहा है, जो बाहर की दुनिया जिस स्पीड से बदल रही है, हमारी बिलीफ सिस्टम्स नहीं बदल रही है, और वही हमारे गले की हड्डी बनी है। और जब कोई व्यक्ति नींद में होता है, उसे उठाए तो वो उठ जाता है, लेकिन अगर कोई जगा हुआ है, उसको कैसे जगाओगे? तो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है बिलीफ सिस्टम्स पे काम करना। कि मेरी जो बिलीफ्स है, क्या मैं आज की दुनिया के लोग बिलीफ, जो मेरी बिलीफ से धारणा प्रासंगिक है क्या? जो मैं काम कर रहा हूं, जिस वातावरण में हूं, जिस समाज में हूं, जिस कल्चर में हूं, जिस प्रोफेशन में हूं, मेरी बिलीफ सिस्टम वहां सपोर्टिव है क्या? तो बिलीफ सिस्टम अगर टॉक्सिक हो जाती है तो पहले हमारे बॉडी को नुकसान करती है, फिर हमारे संबंधों को नुकसान करती है, फिर हमारे प्रोफेशनल लाइफ को, बिजनेस लाइफ को भी नुकसान करती है। नोकिया एक जमाने में वर्ल्ड प्लेयर था, हम सब जानते मोबाइल में।
उसकी बिलीफ इतनी रिजिड थी कि उसके सीईओ ने बोला कि नहीं, हम डबल सिम का मोबाइल नहीं बनाएंगे। और हम सब देखते हैं क्या हुआ? विद 5-10 सालों में नोकिया कंपटीशन से बाहर हो गई। आज सबसे ज्यादा इस दुनिया में हमें अपनी बिलीफ सिस्टम को अपडेट करना, अपग्रेड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे भाई, आज हम एंड्रॉइड की बात करते तो एंड्रॉइड 14 चल रहा है, एंड्रॉइड 13 का सफिशिएंट था ना, क्यों 14 नहीं? मोबाइल को भी कंटिन्यू अपग्रेडेशन करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी पैच के लिए कंटिन्यू अपग्रेड करना पड़ता है। राइट। एप्पल का 16 चल रहा है। आप अपने अंदर देखो, आपने अपने विचारों पर कितना अपग्रेडेशन किया है। 2024 चल रहा है और हमारे विचार जो है 1990 के हैं। सही। तो वो जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़े गले की हड्डी बन चुकी है हमें। ओके। और हमें मास रिफॉर्मेशन चाहिए बिलीफ सिस्टम्स को बदलने के लिए। ओके। थर्ड जनरेशन, दूसरे जनरेशन में वैल्यूज और बिलीफ को कैसे इंटैक्ट रखना है, इसकी बात की गई, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तीसरे जनरेशन ने देखा यार इंटीग्रिटी आ गई है, सेइंग एंड डूइंग इंटीग्रेटेड है, वैल्यूज और बिलीफ भी इंटीग्रेटेड है, फिर भी कुछ मिसिंग है। तो उनको समझ में आ गया कि सेल्फ इमेज एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है साइकोलॉजी में। आप खुद के नजर में खुद को क्या मानते हो, क्या आप अपने अंदर मानते हो, उसे सेल्फ इमेज के। जैसे मैं लाइफ कोच हूं, ये मेरी सेल्फ इमेज है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एनएलपी। एनएलपी मेरा पैशन है, फर्स्ट लव है थॉट लिटरेसी में, तो मेरी सेल्फ इमेज है आई एम ए लाइफ कोच एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एनएलपी। राइट। आज मैं एनएलपी सीख रहा हूं और मेरी जो इमेज है उसको एक फील्ड माइंड है जो रिस्पॉन्ड करता है। क्वांटम मैकेनिक्स के बाद ये देखा गया कि हमारे आसपास एक ऊर्जा का क्षेत्र है, उसे फील्ड माइंड कहते हैं। थर्ड जनरेशन में वो मेरे सेल्फ इमेज को फील्ड माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसके बारे में थर्ड जनरेशन बात करता है। तो थर्ड जनरेशन में काफी चीजें जो हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन सच में उसके पीछे बहुत कॉन्क्रीट लॉजिक है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंशियल है। थर्ड जनरेशन ज्यादा एक्सपीरियंशियल है। तो तीसरे जनरेशन में सेल्फ इमेज, क्योंकि आपकी जो सेल्फ इमेज होगी फील्ड माइंड आपको वही रिस्पॉन्ड करेगा। एक जमाना था कि जनरेशन 40-50 साल लगते थे, फिर कोई व्यक्ति कहीं जाके किसी आयाम पे पहुंच जाता था। आज हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि 20-25 साल के लड़के 2 साल में कहां के कहीं पहुंच जाते हैं। सही। क्योंकि सेल्फ इमेज एक बहुत क्रुशियल रोल निभाती है हमारे अचीवमेंट्स में। वो सेल्फ इमेज हमारे घर में भी, हमारे रिलेशंस में भी बहुत इंपैक्ट करती है और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इमेज करती है। फॉर एग्जाम्पल 2012 से 2020 में डाटा एनालिसिस किया गया है। आप देखिए नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई है, सोशल डिलेमा। बड़ी अद्भुत है कि सोशल मीडिया का हमारे विचारों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें वो बताते हैं कि जो लड़कियां, अमेरिकन लड़कियां 10 से 20 साल के बीच की जो लड़कियां है, वो फेसबुक पे लाइक नहीं मिलता है इसलिए सुसाइड कर रही है। व्हाट? फेसबुक पे लाइक नहीं मिल रहा है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें लाइक नहीं मिल रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। आज का जनरेशन सबसे डिप्रेस जनरेशन, 5 साल के बच्चे को डिप्रेशन आ गया है, ऑफिशियल जाके देखिए। तो ये जो प्रॉब्लम है सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम है। आप जहां रहते हो आपकी बाजू वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बन गया यूट्यूब पे, उसने सीधी मर्सिडीज ले ली और आपके पास तो अभी पुरानी गाड़ी, टाटा की गाड़ी, छोटी सी गाड़ी है। तो उसके वजह से हमारी सेल्फ इमेज हिल जाती है। सेल्फ इमेज मतलब? सेल्फ इमेज का मतलब है मेरी खुद के नजरों में मेरी खुद की इमेज क्या है, मैं खुद के साथ मेरा खुद का परिचय क्या है। हाँ। मैं दुनिया को जो दिखाता हूं ये तो आउटर इमेज है, सोशल इमेज है मेरी। मेरी जात, मेरी धर्म, मेरी सोसाइटी, मेरे कल्चर ने मुझे एक नाम दिया है, एक औहदा दिया है, वो तो ओके। लेकिन मेरे नजरों में मैं खुद को क्या मानता हूं, आत्म परिचय मेरा, मैं खुद के नजरों में खुद को क्या देख रहा हूं। ये बड़ी अद्भुत घटना है। दूसरा महायुद्ध जब हुआ तो पहली बार मेंटल एज चेक किया गया सैनिकों का। साइकोलॉजी में एक असेसमेंट आता है कि आपका मेंटल एज कितना है। तो मनोविज्ञानों को, जो मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट, उनको शॉक लगा कि मैक्सिमम जो सोल्जर्स थे उनका मेंटल एज 12 पे आके रुक गया था। शरीर 30 का था लेकिन वो 12 साल के बच्चे ही थे। उसे कहते हैं मेंटल एज फिक्सेशन। तो कुछ ऐसा ही हमारा सेल्फ इमेज के साथ हुआ है। बचपन में थे, माँ ने बोला तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। आप 6 साल के थे, माँ बेचारी गुस्से में कुछ काम कर रही थी, इरिटेट थी, घर में कुछ मेहमान आए तो उसने कुछ गुस्से में बोल दिया और आप 6 साल के हो। आपके अनकॉन्शियस में आपकी सेल्फ इमेज बन गई कि आई एम ए फेल्यूर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी वो सेल्फ इमेज अभी भी हमें हंट कर रही है।
कहते पहले 7 इयर्स में आपकी पर्सनालिटी बन जाती है बिल्कुल सही है। और आगे की पूरी लाइफ उस पर्सनालिटी के साथ लड़ने में निकल जाती है। मनोविज्ञान कहता है वो लड़ाई जो है हमारी लड़ाई अपने अंदर है, वो सेल्फ इमेज की लड़ाई है। और हमें अपने सेल्फ इमेज को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है आज का जनरेशन, स्पेशली जनरेशन जेड, 96 के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं उसे जनरेशन जेड कहते हैं, वो अपनी सेल्फ इमेज सोशल मीडिया से एसोसिएट कर रहे हैं। तो पूरा कल्चरल डिजास्टर बन गया है। हम एक बहुत बुरी स्थिति में फंस रहे हैं। 1945 में जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा जापान पे, तो साइंटिस्ट को ये लगा था रेडिएशन बहुत लंबा परिणाम पैदा करेंगे उस सभ्यता पे, लेकिन जितना साइंटिस्ट ने सोचा था उतना परिणाम नहीं दिखे उनको। कुछ इमीडिएट 70,000 लोग मरे थे 2 मिनट में। 10 साल चले गए, 20 साल चले गए, 30 साल चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। 40 साल के बाद रेडिएशन के परिणाम समझ में आने लगे। तो साइंटिस्ट को पहली बार पता चला जब रेडिएशन ह्यूमन बॉडी एक्सपोजर करते हैं तो 40 साल के बाद उसके परिणाम काउंट होने लगते हैं। और ये बहुत गहरी बात है। कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, एट एज ऑफ 20 शुरू करता है, तो 50, 55, 60 के बाद उसके सच में गंभीर परिणाम समझ में आते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे सेल्फ इमेज का भी है। हमारी सेल्फ इमेज जो पहले 7 इयर्स में बनी है, उसके परिणाम मिड 40-50s में समझ में आने लगते हैं। मैंने अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में देखा है, इतने सक्सेसफुल लोग, उनके पास सब कुछ है, नेम, फेम, पावर, मनी, फॉलोअर्स, अंदर से डिप्रेस है। ऐसा लगता है कि 12 साल के बच्चे के साथ मैं बात कर रहा हूं। अब वो समझ में आता है कि उनकी मेंटल इमेज बुरी तरह से बचपन में क्रम्बल्ड की गई है समहाउ। कुछ सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से उनकी सोशल इमेज, सोसाइटी ने उनकी सेल्फ इमेज को, फैमिली ने उनके सेल्फ इमेज को डैमेज किया, डेंट किया है। और वो डेंट 50-60 में समझ में आने लगता है, 40 के बाद समझ में आने लगता है। तो ये जो गंभीरता इस चीज की है, एक फिजिक्स में शब्द आता है बटरफ्लाई इफेक्ट, कि एक बटरफ्लाई उड़ता है अमेरिका में, उसके पंख किसी वाइब्रेशंस निकलते हैं और यहां भारत में सुनामी आ जाती है। कि वेब ऑफ लाइफ जो कॉम्प्लिसिटी है, उसके पंख मात्र हिलने मात्र से, उसके वाइब्रेशंस की वजह से यहां सुनामी आ जाती है। तो उसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। शुरुआत बहुत छोटी होती है, उसके परिणाम बहुत गंभीर हो जाते हैं। इसे ऐसे समझे कि पहली बार जब अफ्रीका में महात्मा गांधी बैठे थे, टिकट निकल के बैठे थे ट्रेन में, और गोरों ने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया क्योंकि उनका स्किन का कलर काला था। और महात्मा गांधी रात भर स्टेशन पे बैठे कि आई एम एडवोकेट, मेरे पास टिकट है और सिर्फ स्किन की वजह से मुझे ट्रेन से बाहर फेंका गया है, और उसकी वजह से ब्रिटिश का एम्पायर उन्होंने हिला दिया। बटरफ्लाई इफेक्ट। उस रात को अगर ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को वहां से नीचे नहीं डाला होता तो शायद महात्मा गांधी का जन्म ही नहीं होता, वो करमचंद गांधी ही बनते। तो ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट है, हमें इस तरह की देखने की दृष्टि नहीं है। आज जो जिस जनरेशन जिस तरह से सोशल मीडिया हमारी लाइफ बना रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज तो मैं कहीं देख रहा था कि बॉलीवुड में शादियां भी होती थी एग्रीमेंट के हिसाब से होती है। मैं कहीं पॉडकास्ट पे देख रहा था, आई डोंट नो, मेरे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं, मैं पॉडकास्ट पे देख रहा था कि शादियां होती है तो एग्रीमेंट्स होते हैं कि शादी अगर 1 साल टिकी तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, शादी 2 साल टिकी तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये जो वैल्यूज बिलीफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो सेल्फ इमेज के कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसके बहुत गहरे परिणाम आ रहे हैं। और उसे ठीक किया जा सकता है, डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है। मेरी बात आपको शायद फिलोसॉफिकल लगेगी, बट आई एम मैन ऑफ लॉजिक, कि ये सारा सॉफ्टवेयर पे काम किया जा सकता है। और एनएलपी वो टूल, वो प्रिसीजन देता है। एनएलपी के पास वो प्रिसीजन है। आज एलन मस्क का जो चिप है ब्रेन में लगाना है तो नॉर्मल आदमी नहीं लगा सकता, वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, उसके लिए स्पेशल रोबोट बनाए गए। मिली इंच भी गलती नहीं हो सकती वहां, 1 मिली इंच भी गलती हो गई तो पूरा वो चिप है ब्रेन को नुकसान करेगा। तो उसके लिए प्रिसीजन वाले रोबोट्स बनाए गए हैं। एनएलपी उस रोबोट की तरह काम करते लेकिन आपके मन पे काम करती है। कि प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम डिफाइन इज हाउ प्रॉब्लम सॉल्व्ड। जब मैं किसी व्यक्ति को मिलता हूं, मेरे क्लाइंट को मिलता हूं, किसी स्टूडेंट को मिलता हूं, तो मैं देखता हूं कि उसकी पर्सनालिटी में वो कहां डेंट है, उसके जो कथनी और करने में कहां डेंट है, उसके वैल्यूज एंड बिलीफ्स में कहां डेंट है, उसके सेल्फ इमेज कहां डेंट हुई है। प्रॉब्लम डिफाइन इज हाउ प्रॉब्लम सॉल्व।
ओके। क्योंकि आज हम अपने ऐसी दुनिया में प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं कर पा रहे। एक बार एनएलपी डायग्नोसिस बहुत अच्छा कर सकते हैं प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए, और उसके सॉल्यूशंस के लिए अमेजिंग टेक्निक्स टूल्स हैं ओके। जो अमेजिंग है अपने आप में इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आज जो हम जिस दुनिया में हैं, एलन मस्क ने शुरुआत की है न्यूरालिंक की, टेलीपैथी नाम की चिप बिठाई गई है। एक आदमी जो हैंडीकैप है लेकिन अपने माइंड से सिर्फ कल्पना करके कंप्यूटर पे गेम खेल पा रहा है। ये तो हार्डवेयर की बात है। एनएलपी वो सॉफ्टवेयर की बात करती है, जिसमें एनएलपी लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग की बात करती है कि आपकी लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग अगर बदली जाए तो आपका भविष्य बदल सकता है। लेकिन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग ही गलत है, नर्वस सिस्टम तो सबको समान है, लेकिन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग गलत है तो भविष्य उसका गलत होने वाला है। तो उस भविष्य को बदला जा सकता है, क्योंकि भविष्य हमारी प्रोग्रामिंग डिसाइड करती है। मैं देखता हूं कि 91 में नरेंद्र मोदी बैठे थे कश्मीर में, 370 हटाओ झंडा लेके। आज भी यूट्यूब पे और गूगल पे आपको फोटो मिल जाएंगे, उनके वीडियोस मिल जाएंगे। और 30 सालों बाद उन्होंने वो काम किया। 10,000 दिन उनके अंदर जो लैंग्वेज और जो प्रोग्रामिंग, उनके जो सेल्फ इमेज है, उसका 10,000 दिनों बाद वो असंभव कार्य कर पाए। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन समाज जीवन में, पॉलिटिक्स में चीजें समझाना थोड़ा आसान हो जाती है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। जो मैंने बात की पहले कि आपका जो बिहेवियर है, जिसे हम कहते हैं सेइंग एंड डूइंग, 5 एलिमेंट जो हमने बात की, उसके बारे में हमें अवेयरनेस चाहिए। हमारी वैल्यूज और बिलीफ्स, अभी वो सूक्ष्म है, वैल्यूज और बिलीफ सूक्ष्म है, उसके बारे में हमें अवेयरनेस चाहिए। और हमारा सेल्फ इमेज बहुत क्लियर चाहिए। ये सारे कंपोनेंट जब क्लियर होते हैं तो लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। एक बार मैंने सुना है, कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बिल्ली पेड़ पे सोई थी। कहानी है, अतिशोक्ति होती है। और कुत्ता नीचे सोया था। सुबह हुई, कुत्ते ने देखा बिल्ली उठी, बड़े मूड एकदम फ्रेश है बिल्ली का। कुत्ते ने पूछा, क्या बिल्ली, बहुत मूड खुश, तेरा फ्रेश लग रहा है, बहुत खुश लग रही है, माजरा क्या है? कुत्ते ने पूछा बिल्ली को कि कैसे रहा? बोले, क्या सपना गिरा? कुत्ते, पूछ मत। क्या यानी कि चूहों की बारिश हो रही थी, बिल्ली ने कहा। कुत्ता बोलता, हट, बारिश थोड़ी चूहों की होती, बारिश तो हड्डियों की होती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर हमने जो प्रोग्रामिंग की है, किसी की प्रोग्रामिंग हड्डियों की प्रोग्रामिंग है, किसी की प्रोग्रामिंग जो चूहे की प्रोग्रामिंग है। और त्रासदी यह है कि पता ही नहीं कि पता नहीं। हम पायलट मोड पे अनकॉन्शियस चल रहे हैं। ये जो त्रासदी है, ये जो मेंटल वेलबींग का चैलेंज है। मेंटल वेलबींग का मतलब है मेरे अंदर जो कुछ प्रोग्रामिंग है, मैं उसके साथ ईज में नहीं हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो डाटा को मैं कैसे हैंडल करूं, क्योंकि वो डाटा कल्चर, सोसाइटी ने, फैमिली मेरे अंदर डाला है, उसमें से बहुत सा भिन्न काम का है। और उनकी भी गलती नहीं, उनको भी उनके माँ बाप ने दिया था, कल्चर ने, सोसाइटी ने दिया था। तो शो मस्ट गो ऑन, टॉम नेवर किल जेरी। एक अजीब सी सभ्यता में हम फंसे हुए हैं। और एनएलपी एक लाइट हाउस की तरह है। एनएलपी एक टेक्नोलॉजी है जिससे आपके इनर लैंग्वेज और इनर प्रोग्रामिंग पे काम किया जा सकता है। अच्छा, डेफिनेटली काम किया जा सकता है। 3rd जनरेशन की बात हुई जी, जो लेटेस्ट है सर जी। ओके। और इसके बाद भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसके बाद भी जो एनएलपी के बारे में बात होगी वो होगी फील एनएलपी के बारे में। उसके लिए आपको एंड तक ये सारा एपिसोड जो है वो देखना पड़ेगा। तो फील एनएलपी के बारे में बात करने से पहले हम आते हैं कि एनएलपी के पिलर्स क्या है। कि कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसके पिलर्स होते हैं। तो एनएलपी एक नॉलेज बॉडी है। तो इस नॉलेज बॉडी के, जैसे हमने बात की नॉलेज बॉडी की 3 जनरेशन में हमने बात की, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन और तीसरा जनरेशन। सारे जनरेशन में ये 5 पिलर्स पक्के हैं, 5 ही पिलर्स है। ओके। और मैं अचंभित हो जाता हूं कि इतनी प्रिसीजन है, इतनी सटीकता है, इतनी प्रासंगिकता है। आज एनएलपी तैयार होकर नियर बाय 40 साल हो रहे, नियर बाय, उसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। एनएलपी 5 पिलर्स पे, एनएलपी की जो नॉलेज बॉडी है वो 5 पिलर्स पे खड़ी है। पहला पिलर जो हमने बात किया था, आउटकम, व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए। आप ये पॉडकास्ट क्यों सुन रहे हो?
ये आउटकम शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर और ब्रेन को एड्रेस पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कि आउटकम क्लियर होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। तब तक एनएलपी सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। इट में बी हेल्थ, इट में बी वेल्थ, इट में बी रिलेशनशिप, इट में बी पर्सनल सक्सेस। जो कुछ आपका आउटकम है यू शुड क्लियर। पहला पिलर एनएलपी भी वही काम करते हैं, पहले आपका पिलर क्लियर करते हैं, आउटकम क्लियर करते हैं। दूसरा पिलर है रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब है, रैपो शब्द हम यूज करेंगे, एबिलिटी टू क्रिएट ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट इन पीपल, विद पीपल। कि आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से लोगों में ट्रस्ट पैदा करने की क्षमता। ओके। हॉर्वर्ड ने बहुत इंटरेस्टिंग एक रिसर्च किया था कि जब कोई व्यक्ति अननोन व्यक्ति को मिलता है तो उसके अनकॉन्शियस में क्या चलता है। तो उन्होंने देखा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने, कि दो ही प्रश्न उठते हैं, कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन, कैन आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन। तो आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा हो जिसकी वजह से अगले वाले व्यक्ति को आप पे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा हो जाए। तो दूसरा पिलर एनएलपी का वो आर्ट है। रैपोर्ट इज अ आर्ट। ओके। उसे रिफाइन किया जा सकता है, इन्फिनाइटली रिफाइंड किया जा सकता है। ओके। तो रैपो 2 नंबर का पिलर कि कैसे ट्रस्ट पैदा किया जाए अपने लोगों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ, जहां भी हो, जिस देश में हो, जिस समाज में हो, वहां कैसे ट्रस्टवर्दी बना जाए, रिस्पेक्टेबल बना जाए। ओके। ये 2 नंबर का पिलर है। तीसरा पिलर है ऑब्जर्वेशन। उसे एनएलपी में कहते हैं सेंसरी एक्यूटी। तो मैं जार्गन में नहीं जाना चाहता हूं ज्यादा। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपको पूरब जाना है, ओके, और आप पश्चिम में जा रहे हो, तो पूरी पृथ्वी घूम के आना पड़ेगा। तीसरा पिलर ये देखता है कि आप जो चाहते हो, आपका जो आउटकम है, आपने जो रैपो बनाया, कि उस दिशा में आप जा रहे हो, उस दिशा से भटक रहे हो, उसके लिए कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ओके। बहुत से लोग ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग को कंफ्यूज करते हैं। अच्छा। ऑब्जर्वेशन एक अलग चीज है, थिंकिंग अलग चीज है। एनएलपी समझाते कि ऑब्जर्वेशन क्या है, थिंकिंग क्या है। शब्द आते हैं अप टाइम एंड डाउन टाइम। डाउन टाइम में हम थिंकिंग में होते हैं और अप टाइम में हम प्रेजेंट में होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। ये अप टाइम डाउन टाइम क्या होता है? अप टाइम का मतलब होता है कि आप जब देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, सुन रहे हो तो सिर्फ सुन रहे हो। ये प्रक्रिया में आपके अंदर दूसरा कुछ प्रोसेस नहीं चल रहा है, जो आगे हमारी बात होने वाली इंटरनल प्रोसेस होती है। तो बहुत बार हम देख नहीं रहे होते, सुन नहीं रहे होते, अपने अंदर बड़बड़, दूसरी बड़बड़ चल रही होती है। तो क्वालिटी ऑफ अटेंशन बहुत वीक होता है। तो आप आपके आसपास जो चल रहा है उसका ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, अपडेट कैसे हो पाओगे आप? तो ऑब्जर्वेशन एक कला है। ओके। अटेंटिव लिसनिंग जिसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। एनएलपी उसे बहुत प्रिसाइजली समझाते हैं और किस तरह से थिंकिंग मोड से ऑब्जर्वेशन मोड में आना है उसकी भी बात करते हैं। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है कि आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन बॉटल में पानी पिएंगे। मुझे याद है 90s की बात है कि बॉटल में पानी बेचा जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था मेरे जनरेशन में। लेकिन आज बॉटल में पानी पीना एक नॉर्मल नॉर्म्स है। नॉर्मल पानी तो हमें डाउट लगता है, तो किसी ने ऑब्जर्वेशन किया। हजारों सालों से पानी चल रहा था, लेकिन किसी ने ऑब्जर्वेशन किया और उसका बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। सही। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल तीसरा पिलर है। ओके। चौथा पिलर जो एनएलपी का है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। कहते हैं तूफान में बड़े पेड़ टूट जाते हैं, छोटे पेड़ बच जाते हैं क्योंकि वो झुकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कि ये जो आज के सदी में, आज के जनरेशन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, रिजिडिटी, इनएबिलिटी टू चेंज माय बिलीफ सिस्टम्स, माय वैल्यू सिस्टम्स, माय आइडेंटिटीज। एक विचारक है सैम हैरिस, वन ऑफ द मोस्ट रैशनल पर्सन ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। वो कहते हैं कि जब हम शादी करते हैं तो हमें खुद को बदलना पड़ता है। जब आप माँ बाप बनते हैं तो हमें बदलना पड़ता है। आप पहले से सेम नहीं रह सकते हो। वो जो बात कह रहे हैं सैम हैरिस, वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कह रहे हैं। क्या बैचलर लाइफ जीत चुके हो, आप भी शादी करोगे तो पूरी लाइफ ही अलग है। शादी का उल्टा कर लीजिए, दिशा बदल जाती है, शादी दिशा बदल जाती है। तो आपको बदलना पड़ेगा, पहले जैसी लाइफस्टाइल काम की नहीं है। चलो आपने बहुत अच्छी लाइफ जी, शादी की, अपने 4-5 साल बहुत अच्छा लाइफ एंजॉय किया, पति पत्नी नहीं, अभी माँ बाप बने, तो अभी आप माँ और बाप को दोनों को बदलना पड़ेगा। पहले पति पत्नी नहीं रहे, वो माँ बाप बन चुके, तो दे नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट प्रोसेस एंड इमोशंस। तो ये जो बदलने की एबिलिटी से एनएलपी कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जितना आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हो उतना आप दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर मैं पॉलिटिकल, अगेन आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन,
नरेंद्र मोदी के जीवन में हमारे माननीय पंतप्रधान जी 22 सालों से संपूर्ण सत्ता उनके पास है, स्पष्ट बहुमत है। गुजरात में 3 बार वो मुख्यमंत्री बने, 2 बार भारत के पंतप्रधान बने, और समहाउ ऐसा कुछ बना कि इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला उनको। तो पहले मोदी की सरकार थी, हम सबने देखा है पिछले 10 सालों में हर जगह मोदी की सरकार थी। अब एनडीए की सरकार है। नरेंद्र मोदी चाहते तो विरोधी पक्ष में बैठ सकते थे, लेकिन उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत टिकाऊ है उनपे, लेकिन ये लचीलापन है। और ये लचीलापन ही आपको कहीं पहुंचा सकता है। आप खुद को बदलोगे नहीं तो पागलपन वही है, वही करना, सोचना कुछ नया हो जाए। आइंस्टाइन ने कहा है पागलपन वही है कि वही सोचना और करना, सोचना कि कुछ नया हो जाएगा। नया चाहिए तो आपको खुद को लचीला बनाना पड़ेगा, नए वातावरण के हिसाब से लचीला बनना पड़ेगा। शादी हुई तो परिवार के साथ लचीला बनना पड़ेगा, बच्चे पैदा किए तो माँ बाप के लचीलापन बनना पड़ेगा। तो एनएलपी में सबसे इग्नोर्ड फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने जितनी एनएलपी सीखी, जितनी पढ़ी, मुझे उसमें लोग एनएलपी के लिए रिजिड हो गए। अरे बड़ी अजीब दुनिया है। आज हमें रोबोट पूछता है कि आर यू रोबोट? तो ये अजीब सी दुनिया में एनएलपी में मैंने देखा कि मैंने कम से कम 8 ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है, और एनएलपी को आज भी पढ़ता हूं, लेकिन मैं देखता हूं एनएलपी में रिजिडिटी आ गई। धर्म में रिजिडिटी आती है क्योंकि धर्म के सिद्धांत अंतिम सत्य होते हैं, समझ सकते, लेकिन एनएलपी तो एक फ्लेक्सिबिलिटी का साइंस है और वही रिजिड बन गया। पहले जनरेशन वाले अपने पहले जनरेशन को छोड़ने को तैयार नहीं है, दूसरे जनरेशन वाले दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन वाले बोलते तीसरा जनरेशन अंतिम सत्य है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, मैं उस फ्लेक्सिबिलिटी का मुरीद हूं। तो इसलिए मैंने अपनी खुद की अपने समझ से एनएलपी डेवलप की, फील एनएलपी। क्या बात, जिसमें एनएलपी की प्रिंसिपल से उसका कोर जो फ्लेक्सिबिलिटी है। वाह, दैट्स अ फील एनएलपी, जिस पे हम आगे बात करने वाले। डेफिनेटली। चौथा पिलर फ्लेक्सिबिलिटी है, और 5वां पिलर है यू, आप खुद। अच्छा, मैं या आप, यू आर ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस। क्रैनियल कैपेसिटी, हमारे पास सोचने की क्षमता है। तो हमारे पास शरीर भी है और हमारे पास मन भी है। तो मन 3 है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। हम शरीर तो है ही, लेकिन हम मन भी है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो ये जो तीनों मन है, वो तीनों मन में जो संगीतमयता है, तालमेल है, उसे कहते हैं यू। अच्छा, साइकोलॉजी में एक डिसीज आता है डीआईडी, पहले उससे स्प्लिट पर्सनालिटी कहा जाता था, अभी डीआईडी कहा जाता है। डीएसोसिएट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डीआईडी, डीएसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उसमें एक व्यक्ति के अंदर बहुत से अलग अलग पर्सनालिटीज होती है, तो उसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो किसी में 50-50 से 100 पर्सनालिटीज देखी गई है। तो हम भी माइल्ड डीआईडी है हमें, बस पागल, दुनिया इतनी बुरी तरह से माइल्ड डीआईडी में है। सुबह हम अलग होते हैं, दोपहर में अलग होते हैं, शाम में अलग होते हैं, रात को अलग होते हैं। इसलिए घर में जब कोई आता है तो डर डर के आता है, पता नहीं आज क्या रूप मिलेगा घर में। हम सबकी कहानी है अपार्ट फ्रॉम जोक। तो ये जो डीआईडी है, हमारे अंदर जो यू है, ये फ्रैगमेंटेड हो गया है। हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड बुरी तरह से फ्रैगमेंटेड है। तो एनएलपी ये 5वें पिलर पर सबसे गहराई से काम करती है। ये जो आपका यू है, ये जो आपका कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, ये 20 साल पहले बन चुका है। अब वो समय आ गया है कि आप परमिशन दो कि नए यू को आने के लिए। अच्छा, भारतीय परंपरा में कहते हैं, द्विज शब्द आता है उपनिषदों में, द्विज, जिसका दूसरा जन्म हुआ है। तो एनएलपी वो आपके अंदर के द्विज को एक्टिवेट करता है, प्रोवोक करता है कि दूसरा आपके अंदर रिफाइंड यू पैदा हो, जो आज के सिचुएशंस को, आपके लाइफ के, डेली लाइफ के जो चैलेंजेस है, फैमिली में, रिलेशंस में, हेल्थ के, वेल्थ के, सक्सेस के, इसके लिए आपको तैयार करता है। वो 5वां पिलर है। ये 5 पिलर्स की नॉलेज बॉडी को एनएलपी कहा जा सकता है। जैसे मैंने कहा, पहला पिलर है आउटकम, दूसरा पिलर है रैपो, तीसरा पिलर है ऑब्जर्वेशन, चौथा पिलर है फ्लेक्सिबिलिटी, और 5वां पिलर है यू, जो आप कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। राइट। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एनएलपी क्या है ये तो ठीक से समझ में आ रहा है, लेकिन एनएलपी मैं क्यों सीखूं? क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में या मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में क्या एनएलपी का कुछ फायदा हो सकता है? फायदा हो सकता है तो फिर वो कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या टेक्निक्स है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, यानी कि इस सदी की जो सबसे
इंटरेस्टिंग जो घटना है, पहले हम इसे समझते हैं, फिर जरा कॉन्टेक्स्ट ठीक से समझ पाएंगे, प्रासंगिकता जरा समझ पाएंगे। इस सदी में 3 लोग आए जिन्होंने एक मास हिप्नोसिस पैदा किया समाज मन को, कल्चर और सोसाइटी इन्फ्लुएंस हुई। पहले व्यक्ति आए न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं। न्यूटन ने कहा ये दुनिया मैकेनिकल लॉ से चलती है, पर ये दुनिया बड़ी घड़ी की तरह है। घड़ी के हम सब पुर्जे हैं, पुर्जे ठीक से काम करते हैं ना, ये दुनिया नाम की घड़ी बहुत ठीक से चलती है। न्यूटन ने कहा ये दुनिया मैकेनिकल लॉ से चलती है। ओके। दूसरे विचारक आए, समाज सुधारक, बहुत बड़े विचारक आए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि कोई व्यक्ति कुछ भी खराब बिहेव कर रहा है, डिसफंक्शनल बिहेव कर रहा है, खराब बिहेव कर रहा है, तो उसकी सोसाइटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई चोरी कर रहा है तो सोसाइटी वो व्यवस्था नहीं दे पा रही है जिसकी वजह से चोरी करना उसकी मजबूरी है। तो सोशल रिफॉर्मिंग जरूरत है ज्यादा। कार्ल मार्क्स की जो पूरी फिलोसॉफी है, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट वही फिलोसॉफी की थी, पहले इक्वलिटी चाहिए सारे समाज में, तभी कुछ अच्छा हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। तीसरे विचारक आए, फादर ऑफ साइकोलॉजी, सिगमंड फ्राइड। राइट। सिगमंड फ्राइड ने कहा जितने भी प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दैट इज पार्ट ऑफ कंडीशनिंग। कि कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसकी कंडीशनिंग ऐसी, उसके अनकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग ऐसी, जो हम प्रोग्रामिंग की बात करें एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है, उसके माँ बाप ने ऐसी प्रोग्रामिंग की है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है, बचपन से उसकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है, कल्चरल कंडीशनिंग ऐसी है, जिसके वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है, डिसफंक्शनल बिहेव कर रहा है। तो उसकी कंडीशनिंग को बदलना पड़ेगा। ये तीनों लोग अपने आप में अद्भुत लोग थे। न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कार्ल मार्क्स अद्भुत विचारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, या सिगमंड फ्राइड एक बहुत प्रगल्भ और गहरे मनोवैज्ञानिक थे, फादर ऑफ साइकोलॉजी थे। तीनों ने एक नोशन अनकॉन्शियस में डाल दिया सबके, कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मैकेनिकल लॉ काम कर रहे हैं, मेरे अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनल, इसके लिए मैं वायलेंस हो जाता हूं, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। नहीं, मेरी सोशल कंडीशंस ऐसी है इसलिए मुझे डिप्रेशन आता है, उस समाज को ज्यादा मिलता है, मेरे समाज को कम मिल रहा है, तो सोसाइटी कारण है। और मेरी बचपन की कंडीशनिंग ऐसी कारणीभूत है जिसकी वजह से मैं दुखी हूं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मेरे मम्मी को डिप्रेशन था, पापा को डिप्रेशन था, इसलिए मैं ऐसा हूं। एक अद्भुत घटना बनी, दूसरा महायुद्ध हुआ, हिटलर हारा, तो हिटलर के जितने भी लोग थे, सेनापति थे, उनको कोर्ट में हाजिर किया गया, और हिटलर ने 1,70,00,000 लोगों को मारा था। ह्यूज, कल्पनातीत। तो मनोविज्ञान जगत को और कोर्ट को भी प्रश्न चिन्ह कि इतना ब्रुटल कोई कैसे कर सकता है काम, इतनी बुरी तरह से कैसे कोई मार सकता है। अकेले जर्मनी के कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप में 13 लाख लोग थे, उसमें से 2.5 लाख बच्चे थे, उनको बुरी तरह से मारा गया था। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सब रिकॉर्डेड है। उस सेनापति को जो पूछा गया, उन जो लोग थे उनकी मिलिट्री में, उनको पूछा गया कि आपने ऐसे कैसे मारा इतने लोग? बोले वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो तो ऊपर से आदेश आया था, हमने आदेश का पालन किया। तो अगर आप ठीक से देखोगे, न्यूटन हो या कार्ल मार्क्स हो या सिगमंड फ्राइड हो या हिटलर के सेनापति हो, वो बोल रहे वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कोई आउटर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना है, हमें लगता है कि मेरी लाइफ जो प्रॉब्लमेटिक हो गई है ना, जिंदगी झंडुआ फिर भी घमंड हुआ। हम आउटर कारण बोलते कि नहीं नहीं बाहर प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक ही हूं, मेरे साथ अच्छा तो कोई नहीं दुनिया में, बस मुझे सिचुएशन ठीक से नहीं मिली, मुझे ठीक से परिवरिश नहीं मिली। और ये जो हम खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है। और यहां एनएलपी आपको मदद करती है। एनएलपी एक नॉलेज बॉडी है, एक प्रिसीजन वाली नॉलेज बॉडी, जिसमें आर्ट भी है, साइंस भी है। ये आपको एक क्लियर ब्लूप्रिंट देती है सोचने के लिए, थॉट प्रोसेस क्लियर रखने के लिए। और अगर आप लाइफ को ठीक से देखोगे, लाइफ 4 ही टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी टोटली रॉन्ग। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड पर्सनल सक्सेस। पर्सनल सक्सेस में भी होता है सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, उसे पर्सनल सक्सेस कहता हूं मैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, ये तो कॉमन स्ट्रीम है लाइफ की। बाकी पर्सनल सक्सेस तो बाद में आता है फिर। बिल्कुल। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। राइट। तो पहले मुझे समझना पड़ेगा मेरा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। हेल्थ का है, वेल्थ का है, रिलेशनशिप का है, या पर्सनल सक्सेस का है।
आज हम ऐसे समय में है जहां सब खिचड़ी बन चुकी है। मैं कुछ यूट्यूब पे देख रहा था, कोई एड देख रहा था, वो जो एड में जो स्पीकर थे, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर थे, बोल रहे थे कि 30 साल तक अगर आप 1 करोड़ नहीं कमा रहे हो तो यू आर समथिंग रॉन्ग, आपके साथ कुछ रॉन्ग है। अभी अगर आप देखोगे, नीति आयोग का डाटा देखोगे 2022 का, भारत में मंथली इनकम 25,000 जो लोग कमा रहे मंथली, 90% लोग 25,000 से कम कमा रहे हैं। हाँ। और 10% ऐसे लोग हैं जो 25,000 के ऊपर कमा रहे हैं। अभी ऐसे त्रासदी में आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि आप 1 करोड़ नहीं कमा पा रहे हो, यू आर फेल्यूर। तो ये जो सारी कंडीशनिंग बनी है, हमें समझना पड़ेगा मेरी प्रॉब्लम भी रियल है या नहीं। मुझे तो वही डाउट है कि आपकी प्रॉब्लम भी रियल है अभी, जिसकी कि आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस सब ठीक से चल रहा है। हाँ। और आपको लगता नहीं आप करोड़पति के क्लब में नहीं हो। आपकी जरूरत, आपके परिवार की मंथली जरूरत 12 लाख, पूरे साल की जरूरत आपके 20 लाख है। उसमें सब कुछ आ गया, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, आपके बच्चों का एजुकेशन, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, 20-25 लाख रुपए है। और आपको दुख है कि मैं 1 करोड़ क्यों नहीं कमा पा रहा हूं। हाँ। अभी ये जो मेंटल इल्यूजन है, ये जो यूटोपियन दुनिया में हम जा रहे हैं, ये सबसे डेंजरस है। अच्छा। सपने के अंदर सपना चल रहा है। तो पहले सेल्फ असेसमेंट होना पड़ेगा कि क्या मेरे सच में मेरे प्रॉब्लम रियल है क्या। हाँ। मेरा दोस्त अमेरिका में जाके हार्वर्ड में पढ़ा रहा है। हाँ। और उसका फेसबुक पे मैं देखता हूँ, और मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ जो मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, मेरी फैमिली खुश है, और मैं सीधा उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ। और उसके साथ कंपटीशन करने के लिए मुझे कुछ सीखना है, एनएलपी सीखना, तो एनएलपी वहां कुछ काम नहीं कर सकती है, हाईली इम्पॉसिबल है। एनएलपी कहाँ काम करते हैं? आपके रियल प्रॉब्लम, रियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अच्छा। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं। हाँ। हमारे अंदर जो रियल इंटेलिजेंस है, हाँ। एनएलपी वहां काम करते, स्पेशली फील एनएलपी जो बात कर रहा हूं मैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है बाहर के वेरिएबल्स हमें प्रभावित करते हैं। रियल इंटेलिजेंस का मतलब है मेरी सच में जरूरतें क्या है। आज हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज है मेरी जरूरत और आकर्षण में। आकर्षण का सिद्धांत कहना चाहिए जरूरत का सिद्धांत। अरे मेरी जरूरत क्या है, पहले वो तो डिफाइन करो। राइट। उसके बाद फिर जरूरतें पूरी होने के बाद एक अलग दुनिया है। लेकिन क्या मेरी जरूरतें भी मुझे समझ में आती है, नहीं आती है। तो एनएलपी, अगर आपकी जरूरतें आपको क्लियर हैं, तो एनएलपी आपको क्लियर कट माइंड सेट दे सकती है, स्किल सेट दे सकती है, जिसका यूज करके आप अपनी जरूरतों को ठीक ठाक से पूरा कर सकते हो। ओके। आपकी महीने का 1 लाख की जरूरत है तो 4 लाख का प्लानिंग करो, नथिंग रॉन्ग विद दैट। एनएलपी उसके लिए टेक्निक, टूल्स, मेथड, प्रोसीजर सब देती है। 5 पिलर्स को कैसे अपडेट करना है, आउटकम है, रेपो है, ऑब्जर्वेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और यू है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, ये सब वेरिएबल्स को कैसे अपडेट करना, अपग्रेड करना है। उसके लिए एनएलपी एक क्लियर कट रोड मैप देती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा इलिटरेट कौन है? जो अनलर्निंग नहीं करता है, जो लर्निंग नहीं करता है, जो रीलर्निंग नहीं करता है, उससे मैं इनलिटरेट कहूंगा। पढ़ने आना, बोलने आना, लिखने आना लिटरेसी नहीं मानता हूं। क्या आप सच में आप अपने गोल के लिए सच में हार्मनी में हो क्या? आप जो लाइफ में पाना चाहते हो, आप जो लाइफ में अपने परिवार को देना चाहते हो, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्या आप सच में हार्मनी में हो क्या? आप सच में कुछ मीनिंगफुल समाज को दे रहे हो क्या? क्या मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हो क्या? या जीना है या दिखावा करना है? तो डेफिनेटली आपकी जरूरतों के लिए, आपके मीनिंगफुल लाइफ के लिए एनएलपी बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकती है। ओके। ये नॉलेज बॉडी आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। अच्छा। मीनिंग ऑफ लाइफ, टू गिव मीनिंग टू लाइफ, विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट होके गए। तो ये जो एनएलपी है, तो हमारे लाइफ में चेंजेस करने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए इसके कितने टेक्निक्स हैं? देखिए, आजकल पॉजिटिविटी और सीडो पॉजिटिविटी में बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा। ऐसी पॉजिटिविटी जो मेरी जरूरत के लिए मुझे होप दे, मैं उसे पॉजिटिविटी कहता हूँ। ओके। और एक सीडो पॉजिटिविटी है, मेरे फॉलोअर बहुत कम है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मैं यहाँ रियल पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। कि मेरे लाइफ को आसान करने के लिए, मेरे फैमिली के लाइफ को आसान करने के लिए जो होप मुझे चाहिए, जो आत्मविश्वास चाहिए, जो पॉजिटिविटी चाहिए, उसकी बात करता हूँ।
तो Okay. डेफिनेटली हमारे अंदर जो रियल इंटेलिजेंस है हाँ उसको प्रोवोक करने के लिए, उसके साथ रिकनेक्ट होने के लिए, रीअलाइन होने के लिए हाँ एनएलपी की नॉलेज बड़ी बहुत काम की है। तो उसमें नियर बाय अलग अलग टेक्निक्स की बात होती है, अलग अलग टेक्निक्स, हाँ एंकरिंग की बात होती है, हाँ रिफ्रेमिंग की बात होती है, रैपो है, बिलीफ चेंजिंग, बिलीफ वर्क है, मिररिंग है, मेटा मॉडल है, मिल्टन मॉडल है, डी एसोसिएट है, स्विच टेक्निक है, क्लियर आउटकम है, फ्यूचर पेसिंग है, पैटर्न ब्रेकिंग है, फोबिया क्यूर है, प्रीसपोजिशंस है, डिज्नी मॉडल है, एक्सेसिंग क्यूज है, सब मॉडलिटीज है, न्यूरोलॉजिकल लेवल्स है, सर्कल ऑफ एक्सलेंस है, थ्री चेयर टेक्निक्स है, वैल्यूज हायरार्कीज है। ओके ऐसे अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग अपने आप में वो इंडिपेंडेंट विश्व है। यानी एक टेक्निक अगर आप समझ जाओ तो बाकी किसी टेक्निक को आपको समझने की जरूरत नहीं, अपने आप में वो काफी है। दैट्स अ ब्यूटी, वाओ वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो मैं बहुत बार जब एनएलपी को बातें करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ लोगों को, तो एनएलपी का बहुत ज्यादा जार्गन हो गया है टेक्निक्स मेथड्स हाँ हाँ कि आपको एक टेक्निक पकड़ो और उस पर ठीक से काम करो, आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड को ठीक से प्रोग्रामिंग करो। हाँ हाँ जैसे मैंने एनएलपी की पहली टेक्निक सीखी थी रैपो, ट्रस्ट, एबिलिटी टू क्रिएट ट्रस्ट विद पीपल, योर सराउंडिंग पीपल। तो मैंने उस पे 3 महीना से रैपो ही पे काम किया, रैपो पे काम किया। 5 ही जो एलिमेंट है रैपो के, उस पे मैंने काम किया। क्वालिटी ऑफ टोन, वर्ड्स, माय फेशियल एक्सप्रेशंस, माय हैंड गेस्चर्स एंड माय लेग पोस्चर्स। 90 दिन मैंने सिर्फ इसी को साधा। अच्छा और एक ऐसा समय है कि मैं किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के पास जाऊं, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बहुत बुद्धिमान प्रोफेसर हो, कोई भी हो, 2 मिनट में मेरा दोस्त बनने लगा। और आज तक वो जारी है। क्या बात, क्योंकि दैट इज द पावर ऑफ रैपो। ओके क्यों मेरे अभी मसल मेमोरी में चला गया है रैपो क्रिएट करना। अगर मैं चाहूं कि मुझे किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, रैपो पैदा करना है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। वो आपके लिए भी आसान हो सकता है। हाँ ये लर्नेबल है, ओके लेकिन आपको समझना पड़ेगा ठीक से। जब नया मुल्ला करे अल्लाह अल्लाह, जब पहली बार एनएलपी सीखा तो मैं पूरे भारत में घूमता था। तो मुझे रिक्शा वाला का फोन आता था, टैक्सी ड्राइवर का फोन आता था, लॉन्ड्री वाले का फोन आता था, होटल वाले का फोन आता था। तो मैंने इतने लोगों के साथ अनावश्यक रैपो बनाया, वो मेरी गले की हड्डी बन गई। एक ऐसा समय था 30-40 फोन मैं हर रोज अटेंड करता था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खाया पिया कुछ नहीं, भांडा फोड़ा बाराना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये जो प्रासंगिकता है, एक तो बंदर, फिर दारू पिया, फिर भूत बाधा हुई, फिर हाथ में तलवार आ गई। अगर आपके पास वो समझ नहीं है आपके आउटकम की, तो ये टेक्निक्स आपको बंदर बना देगी बुरी तरह से। और बेवड़ा बंदर, भूत बाधा वाला, तलवार वाला बंदर बना देगी। तो एनएलपी में जो टेक्निक्स है, आपको एक टेक्निक काफी है। अच्छा वो तो अपने आप में एनएलपी एक टेक्नोलॉजी है। ओके हाँ और उसको फिर उसके लिए बहुत से अलग अलग टेक्निक्स बनाएगी। फंडामेंटल टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए, ओके, और एक टेक्निक आपने पकड़ लिया, तो लाइफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, आपका आउटकम फ्रेम क्लियर नहीं है, एनएलपी में कहते हैं आउटकम फ्रेम, आउटकम ओरिएंटेशन एंड आउटकम, ये 2 अलग चीज है। मेरा आउटकम है 10 किलो वेट कम करना है, ये आउटकम है फाइनल। अभी उसके तरफ मैं जा रहा हूं, 1 साल से मेरा 2 किलो कम हुआ, आउटकम ओरिएंटेशन है। अगर क्लियर नहीं हो, टेक्निक्स मेरे गले की हड्डी बन जाएगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि आपने वर्ड यूज किया टेक्नोलॉजी। एनएलपी टेक्नोलॉजी मतलब कैसे, टेक्नोलॉजी वर्ड एनएलपी के साथ आप किस तरह से जोड़ रहे हो? बेसिकली साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इसे साइंस कहते हैं। बराबर। उसके आधार पे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का जो 4 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, वो टेक्नोलॉजी है। पहले हम किसी को बात करना है तो हमें जाके मिलना पड़ता था। हाँ। आज फोन पे बात कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी है। हम किसी को देखना चाहते तो अब सीधा फेसबुक यानी कि सीधा जूम पे जुड़ सकते हैं, मोबाइल पे जुड़ सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारा स्पीड बढ़ा देती है। टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत गलत नोशन है। हमारी लाइफ की क्वालिटी का स्पीड बढ़ा देती है। जो दोस्त को पहले बात करने के लिए वो मुंबई में रहता है, आप रहते हो केरला में, तो ट्रैवलिंग करने में लंबा समय जाता था।
बराबर। बहुत रिसोर्सेस यूज होते थे। बराबर। अभी सीधा मोबाइल से विदिन 1 मिनट में हो सकता है, अगर वो फोन उठाए तो आपका, ऑब्वियसली दोस्त आपका फोन उठाएगा तो उसी समय बात हो जाएगी आपकी। बराबर। तो टेक्नोलॉजी ने हमारा स्पीड बहुत एनहांस किया है। ओके। तो जब मैं एनएलपी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तो मैं क्वालिटी अपग्रेडेशन की बात कर रहा हूं। बढ़िया। मेरे अंदर जो मेरी थॉट प्रोसेस है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस करने की बात कर रहा हूं, उसे मैं टेक्नोलॉजी कह रहा हूं। ओके। ओके। तो जैसे मेरे अंदर क्वालिटी चेंजेस होंगे तो बाहर की दुनिया, क्वांटिटी दुनिया मैनेज करना बहुत आसान है। बाहर क्वांटिटी होती है, थॉट प्रोसेस इज अ क्वालिटी। ओके। थॉट प्रोसेस इज अ क्वालिटी। जब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप और अंबानी ग्रुप, तो एक ग्रुप है जो क्वांटिटी की बात करता है, एक ग्रुप है जो वैल्यूज की बात करता है, वो क्वालिटी की बात करता है, वैल्यू ड्रिवन या ऑब्जेक्ट ड्रिवन। तो एनएलपी वैल्यू ड्रिवन करके फिर ऑब्जेक्ट ड्रिवन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी वैल्यूज क्लियर है, मीनिंग्स क्लियर है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये सॉफ्ट साइंस है। साइकोलॉजी इज अ सॉफ्ट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इज अ हार्ड साइंस। ओके। ये सॉफ्ट साइंस की बात चल रही है। सॉफ्ट साइंस में टेक्नोलॉजी का मतलब है क्वालिटी चेंजेस। ओके। ओके। और हमारे भारत में पहले प्रार्थना की जाती थी, उपासना की जाती थी, दोज आर द टेक्नोलॉजीज। हमारे अंदर के उपवास किए जाते थे, तो वो टेक्नोलॉजीज थी हमारे अंदर क्वालिटी चेंज करने के लिए। अभी तो उसके सारे ढांचे ब्लर हो गए। वर्ल्ड में 3 नंबर का धर्म बन चुका है नास्तिकता। नास्तिक लोग वर्ल्ड में 3 नंबर पे, पहले नंबर पे क्रिश्चियन है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लोग हैं, तीसरे नंबर पे नास्तिक लोग आ गए। तो ऐसे परिवेश में हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे अंदर क्वालिटी चेंजेस करे। सदगुरु उसे कहते हैं, ईशा फाउंडेशन के इनर इंजीनियरिंग। अच्छा। वो इनर इंजीनियरिंग की बात करें, वो पश्चिम का और ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी का मिक्स करके उन्होंने कुछ काम किया है। तो एनएलपी तो ऐसा कहेंगे तो ये तो मेटा इनर इंजीनियरिंग है मेरे हिसाब से। मेटा का मतलब अभाव, सबसे फंडामेंटल जो है, उसके आधार पे एनएलपी काम करती है। ओके। ये मेटा नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, इट्स मेटा नॉलेज। ये थोड़ा सा आपको समझ में लगे ये कुछ ज्यादा ही बात हो रही है। अगर आप ठीक से देखोगे, ये एनएलपी की ब्यूटी है। प्रिसीजन की बात करनी है, मैं इसे मेटा नॉलेज क्यों कर रहा हूं? मेटा नॉलेज का मतलब नॉलेज का नॉलेज। दुनिया में हजारों तरह के नॉलेज बॉडीज है, हजारों तरह के, और हर रोज पैदा हो रहे हैं, लेकिन मेटा नॉलेज वो गंगोत्री है। एनएलपी कहती है कि हमारे अंदर 4 ही रिसोर्सेस है। ओके। हम 4 ही रिसोर्सेस खेलते हैं, और हमारी वो जमा पूंजी है, एसो ह्यूमन, एसो होमोसेपियंस। हमारे अंदर 4 ही चीजें होती है। हमारे अंदर कुछ विजुअल्स होते हैं, हमारे अंदर कुछ साउंड्स होते हैं, हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स होते हैं, और हमारे अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं। इमेजेस, साउंड्स, फीलिंग्स एंड वर्ड्स, ये 4 ही चीजें हैं, इसके आधार पे सब कुछ खड़ा है। ठीक। तो ये मेटा नॉलेज। एनएलपी कहते हैं कि आपके अंदर जो 4 रिसोर्सेस है, विजुअल, क्वालिटी ऑफ योर पिक्चर्स, साउंड्स, द क्वालिटी ऑफ योर साउंड्स, फीलिंग्स, क्वालिटी ऑफ योर फीलिंग्स, एंड वर्ड्स, द क्वालिटी एंड मीनिंग ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड्स, ये 4 ही चीजों पे एनएलपी काम करती है। बटरफ्लाई इफेक्ट है। अगर आपकी इमेजेस, साउंड्स, वर्ड्स और फीलिंग्स पे ठीक से काम किया जाए, इमेजेस, साउंड्स, फीलिंग्स एंड वर्ड्स पे, तो बाहर की दुनिया बहुत आसान हो जाती है। राइट। मैंने सुना है, सत्य घटना है, मलेशिया में एक करोड़पति आदमी, जो उसका सबसे अमीर लोगों में से एक था मलेशिया में 2013-14 की बात है। वो शेयर मार्केट में ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ अकड़म तिकड़म बिजनेस में हुआ कि वो जीरो पे आ गए। अच्छा। He was ground zero, कुछ नहीं, एकदम रास्ते पे आ गए। घर बेचना पड़ा, गाड़ी बेचनी पड़ी, प्रॉपर्टी सब नील करनी पड़ी। उन्होंने अपने गले में पार्टी लगाई, जब तक मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, किसी का नुकसान नहीं करता हूं, कोई भी काम खराब नहीं, और भीख मांगना शुरू कर दिया। मैं इसी दुनिया की बात कर रहा हूं। और वो बंदा फिर से करोड़पति बन गया। अभी उसने अपने अंदर कुछ इमेजेस देखी होगी, कुछ साउंड सुने होंगे, कुछ फील किया होगा, और कुछ शब्द उपयोग किए होंगे। एनएलपी में उसे कहते हैं स्ट्रेटजीज। उसने अपने माइंड का इस तरह से उपयोग किया कि अपने एडवर्सरी को, जो एडवर्स हुआ था, फिर से वापस वो रियल पोजीशन पे आ गया। सामान्य लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैं इधर पढ़ रहा था, सीसीडी के जो मालिक थे, पूरे वर्ल्ड में सीसीडी के 1750 गिन के 1750 आउटलेट्स थे।
और वो खुद के आउटलेट्स थे, वो किसी को रेंट पे नहीं देते थे। हाँ, और सीसीडी के जो मालिक है उन्होंने जो सुसाइड किया, हम सब ने देखा है, पत्र लिख के गया कि मैं यंग जनरेशन के सामने सक्सेसफुल बिजनेस प्लान नहीं मैं आई एम फेल्यूर। केस क्या था, उनपे 8,000 करोड़ का कर्जा था। 8,000 करोड़ का कर्जा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उनके पास कम से कम 15,000 करोड़ की तो जमीन थी। चलो 1,000 करोड़ और दे देते सब पूरा सिस्टम को मैनेज करने के लिए, फिर भी नीचे 6,000 करोड़ की उनके पास प्रॉपर्टी थी और एक्सपीरियंस भी था। हाँ, स्टिल उनको लगा आई एम फेल्यूर, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल सीसीडी के मालिक का आता है, और एक एग्जांपल वो मलेशिया का जो मैं बात कर रहा हूं। अभी दोनों में फर्क क्या है? थॉट प्रोसेस में फर्क है। द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स इज अ क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। क्या बात है। लाइफ नथिंग एल्स, लाइफ इज मीनिंगलेस एंड कलरलेस। आप कैनवास में रंग देते हो ना, वही लाइफ बन जाती है। लाइफ इज अ कैनवास, जो कलर भरोगे वो लाइफ बन जाती है। मीनिंग ऑफ लाइफ टू गिव मीनिंग टू लाइफ। मेरे लाइफ की मीनिंग बाहर नहीं, मेरे अंदर के इमेजेस, मेरे अंदर के साउंड्स, मेरे अंदर के फीलिंग्स और मेरे अंदर के वर्ड्स, ये चार चीजों को मैं कैसे यूज करता हूं उस पर डिपेंड करता है। और एनएलपी वो सिखाती है। क्या बात है। मेरे लाइफ में कुछ भी कठिनाई आ जाए, मुझे पता है कि मेरे अंदर ये जो चार रिसोर्सेस है, इमेजेस है, साउंड्स है, फीलिंग्स है, वर्ड्स है, कैसे यूज करना है मुझे पता है। तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है तूफान आएंगे, बारिश आएंगे, धूप आएगी, लेकिन मैं चलता जाऊंगा। क्या बात है। और ये हर किसी को ये सीखना पड़ेगा। बढ़िया। दूसरा कोई मार्ग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। लाइफ, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस लाइफ। कोई आके आपको स्पून फीडिंग करेगा, उससे सुसाइडल कुछ नहीं है। जब जिंदगी दस्तक देती है ना, तो कर्स भी फिर ब्लेसिंग्स हो जाती है। जब पीछे मुड़ के देखते हो ना, जो आपको बहुत पेनफुल लगा था, वो आपको आपके लाइफ का सबसे बड़ा यू टर्न हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो एनएलपी को मैं मेटा नॉलेज इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ वो चार ही वेरिएबल पे बात करती है। मैं अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं से गुजरा हूं, बहुत कुछ मैंने साइकोलॉजी में, स्पिरिचुअल में पढ़ा है, लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई नॉलेज बॉडी नहीं मिली जो बोलता है ह्यूमैनिटी में, ह्यूमन माइंड में चार ही चीजें होती है। चाहे आप अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, आपके अंदर इमेजेस होंगे, साउंड्स होंगे, फीलिंग्स होगी, वर्ड्स होंगे। और ये चार चीजों का आप कैसे करते हो उपयोग, उससे आपका भविष्य बिगड़ सकता है या सुधर सकता है। हम सब ने देखा है, राहुल गांधी को 2014 से पप्पू बुलाया जाने लगा। गूगल पे जाके देखिए। और राहुल गांधी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ही इज अ पॉलिटिकल लीडर। अगेन, पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैं कांग्रेसी नहीं हूं। मैं उन अंदर जो रिसोर्स यूज करते हैं लोग, आप सोचिए 10 साल आपको लोग मजाक बना रहे, नेशनल मजाक बना रहे। हम थोड़े टिका नहीं सह सकते किसी की। हमारे घर में 2-4 लोग टीका करे तो हमारी जान पे आ जाती है। बाहर दोस्त हमें टीका करे तो जान पे आती है। इस व्यक्ति को 10 सालों से इतना बुरी तरह से नेगेटिव इंपैक्ट दिया गया। इस व्यक्ति ने अपने अंदर के चार रिसोर्स कैसे एडजस्ट किए होंगे? इमेजेस, वर्ड, इमेजेस, साउंड्स, फीलिंग्स एंड वर्ड्स। आज वो राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए। क्या बात। और मोदी जैसे इतने शक्तिशाली लीडर के सामने खड़ा होना 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कैसे हुआ? Somehow he is able to handle his inner resources properly. और हम बेसिकली प्रीफ्रंटल से विकसित हुए हैं। हम डोमिनेंटली विजुअल है। हमारे 80% नर्वस सिस्टम जो है, जो न्यूरॉन्स है, वो विजुअल्स है। हम 80% लर्निंग विजुअल से लेते हैं। साउंड्स, स्मेल, टच, टेस्ट, ये सिर्फ आता है 20% में। तो मेरे अंदर पिक्चर्स की क्वालिटी क्या है, जिसे सेल्फ इमेज कहते हैं, मेरे अंदर मेरी खुद की पिक्चर की क्वालिटी खराब है, तो मेरी पूरी लाइफ ईएमआई हो जाएगी खराब क्वालिटी की, क्वालिटी लेस लाइफ, क्योंकि मेरे अंदर की इमेज ही खराब है। तो एनएलपी उस पे काम करती है। मेटा नॉलेज का मतलब है आपके अंदर जो इमेजेस है उसको कैसे रिफाइन किया जाए, एचडी में कैसे देखा जाए। आपके अंदर जो साउंड सुनते हो, साउंड काम क्या है क्या आपके? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो साउंड आपके काम क्या है या नहीं। आपको जो फील हो रहा है, वो फील अच्छा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसे बदला जा सकता है। एनएलपी में टेक्निक्स है, मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, और वर्ड्स। ये चारों चीजों को बहुत विजडमफुली यूज किया जा सकता है।
तो अभी जो आपने कहा कि एनएलपी में टेक्निक्स है, मेथड्स है, और अभी जो आपने बात की कि एनएलपी में एक टेक्निक के बारे में हमने बात की, रैपो के बारे में बात की, और कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इसे थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आप क्या बताना चाहेंगे?